हेलो दोस्तों। तो दोस्तों 65 बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में जो कि 2019 में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। एक बार आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन एक बार हिंदी में और इंग्लिश दोनों में पढ़ देते हैं बच्चों के लिए कि राष्ट्रीय आय या रोजगार का संतुलन स्तर हमेशा पूर्ण रोजगार के स्तर पर नहीं होता, बल्कि हमारे पास मुद्रास्फीति अंतर या अपस्फीति अंतर होता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी कि द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ऑलवेज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इंस्टेंट वी मे हैव इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। एलोबरेट दिस स्टेटमेंट। यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, किस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को समझाना है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये केंज के द्वारा दी गई थी। केंज का ये मानना था, तो केंज से पहले हम परंपरावादी अर्थशास्त्रियों पे चलते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का क्या विचार है। तो बच्चों साइड स्क्रीन पे देख सकते हो, हम आप बच्चों के लिए नोट्स भी बना रहे हैं, तो ये उसी का पार्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, जिसमें जेबी से है, ठीक है, इसके अलावा और भी अर्थशास्त्री हैं, ये सब मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की बात करते थे। यानी कि इनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था जो है वो मुक्त होनी चाहिए बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के। उनका यह मानना था कि मुक्त अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है और बेरोजगारी एक विशेष स्थिति है। यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाया जाए तो अर्थव्यवस्था स्वतः ही पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर लेगी। इस स्थिति में किसी भी प्रकार की अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है, और अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है, लेकिन हाँ संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जा सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी है। कुछ समय के बाद ये बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो रोजगार को, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किसी भी तरीके का समाधान नहीं दिया। तो ये उनकी विशेषता। यानी कि संक्षेप में हम कहें तो पूर्ण रोजगार को जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने सामान्य दशा माना, और जो बेरोजगारी है उसको विशेष दशा माना। बात करें बच्चों 1929 की, जब महामंदी शुरू होती है तो विशाल मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी पूरे के पूरे वैश्विक पटल पे पाई गई, विशेषकर अमेरिका में। तो केंज ने जो अपना रोजगार सिद्धांत डेवलप किया, उसी में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछी गई है कि राष्ट्रीय आय या रोजगार का जो संतुलन स्तर है वो हमेशा पूर्ण रोजगार पर नहीं होता, बल्कि ये भी संभव है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर से पहले अपना संतुलन स्थापित कर ले या पूर्ण रोजगार के बाद अपना संतुलन स्थापित करे। इसी आधार पर बच्चों स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल दो अवधारणाएं पैदा होती हैं बच्चों। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हम बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के वीडियो कोर्स तैयार करा रहे हैं, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा बच्चों। इसके अलावा यूपीपीएससी, यूपीएससी और भी तमाम तरीके के कोर्सेज हम तैयार करा रहे हैं। सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप पे ही मिलेंगे। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सिस्टमेटिकल वीडियो, नोट्स, टेस्ट सीरीज सभी चीज आपको उपलब्ध हो सके। तो हमारे चैनल पे हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम तरीके की वीडियो हमारे पास हैं बच्चों। तो मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। यानी कि मैं बेसिकली आपको जो आप समझाने वाला हूं वो है केंज की जो थ्योरी है। देखिए केंज का जो रोजगार सिद्धांत है आप पढ़ लीजिएगा, आपको हमारी ऐप में वो भी दिया हुआ है बच्चों। उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ बच्चों, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो कुछ और डायग्राम बनाने का है। चलिए ये मैं मिटा दूंगा, आपको समझ लेना है। तो इस तरीके से उन्होंने एग्रीगेट सप्लाई को लिया, इस तरीके से। यहां पे लिखते रोजगार, यानी कि पूर्ण रोजगार के बाद जो हमारा स्तर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, इस तरीके का। ठीक है जी। लेकिन जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो हम इस तरीके का सप्लाई कर्व ले रहे हैं, इस तरीके का आय, क्योंकि नीचे आय लिख रहे हैं इसलिए आय एवं रोजगार अगर हम लिखते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री एंगल में बन जाता है, क्योंकि आय का और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर बराबर होते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आय का स्तर बन जाता है, इसलिए इसको हम ये ऐसे बनाया हुआ है बच्चों। ठीक है। तो जब आपने रोजगार सिद्धांत पढ़ा होगा बच्चों, तो हमने एग्रीगेट डिमांड को इसलिए इस तरीके से लिया है केंज के रोजगार सिद्धांत में। तो ये जो है ना, ये सब क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉन लीनियर, अरेखीय उपभोग फलन पर आधारित है ये एडी। तो यहां पर हम उपभोग फलन को रेखीय मान लेते हैं। कंसेप्ट तो वही है, चीजें तो वही आएंगी, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है बच्चों। तो इसमें हम एग्रीगेट डिमांड को इस तरीके से मान लेते हैं, यानी कि ये एक तरीके से लीनियर है।
तो इस केस में जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसका जोड़ है, क्योंकि केंज की जो अर्थव्यवस्था है, केंज का जो मॉडल है वो क्लोज मॉडल है, तो इसलिए हम एग्रीगेट डिमांड को C + I + G मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये जो स्तर है, ये वाला स्तर, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं संतुलन स्तर। तो ये जो है स्तर है, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी हो सकता है, लेकिन केंज का मानना था कि यह पूर्ण रोजगार हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां संतुलन हो, जहां संतुलन हो वहीं पर पूर्ण रोजगार हो, बल्कि पूर्ण रोजगार इसके बाद में भी हो सकता है, यह भी पूर्ण रोजगार स्तर हो सकता है, और यहां पे भी पूर्ण रोजगार हो सकता है। यानी कि अगर पूर्ण रोजगार इस स्थिति में होता है, मतलब तीनों ही पॉसिबल हैं, यहां पे भी हो सकता है पूर्ण रोजगार, इस स्थिति में भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा मानना था केंज का। यानी कि केंज ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि जिस स्थिति में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो वहां पर पूर्ण रोजगारी हो, क्योंकि उपभोग करने वाले क्योंकि बचत करने वाले और निवेश करने वाले अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर देखिए, ये जो डायग्राम है ये आपको अपूर्ण रोजगार को बता रहा है, जैसे ये वाला जो संतुलन है ये अपूर्ण रोजगार संतुलन है। तो उसी कंसेप्ट को बच्चों हम समझाएंगे, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो करेंगे स्फीतिक अंतराल। तो अब मैं स्फीतिक अंतराल के बारे में आपको बताने वाला हूं बच्चों। बात करें बच्चों अगर हम स्फीतिक अंतराल की, तो पहले स्फीतिक अंतराल का डायग्राम एक बार हम बना लेते हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए बच्चों। मेनली हमारा कंसेप्ट समझाने के उद्देश्य है। यहां पे लिखते हैं हम आय एवं रोजगार, और ऊपर लिख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो 45 डिग्री एंगल की होती है, जो कि आय के बराबर भी होती है। तो यहां पे मैं आपको 45 डिग्री एंगल लिख लेता हूं, और हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है ये ऊपर से आएगी, इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड आएगी। ठीक है बच्चों, अब इस स्थिति में जो संतुलन हुआ है, पूर्ण रोजगार जो है वो इस स्थिति में है, जैसा कि हमने आपको बताया कहीं पे भी हो सकता है, तो ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है। यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि इस स्थिति में जो संतुलन हुआ है वो पूर्ण रोजगार के बाद हुआ है, इसलिए इसको बोल देते हैं अतिपूर्ण रोजगार, अतिपूर्ण रोजगार स्तर। ठीक है जी, तो आप याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि यहां पे पूर्ण रोजगार हो, पूर्ण रोजगार इस तरफ स्थापित हुआ है, इस तरफ। तो बच्चों इस स्थिति में ये जो गैप क्रिएट हो गया, दिस वन, ये वाला गैप, क्योंकि पूर्ण रोजगार के स्तर पर हम अगर इसको नाम दें तो इस गैप को ही उन्होंने स्फीतिक अंतराल के नाम से कहा। देखिए समझते हैं हम इसको, क्या होता है स्फीतिक अंतराल। स्फीतिक अंतराल से आशय उस स्थिति से है जहां पूर्ण रोजगार के स्तर पर, देखिए ये है पूर्ण रोजगार का स्तर, ये वाला पूर्ण रोजगार के स्तर पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से ज्यादा हो, यानी कि सामूहिक मांग ज्यादा है, सामूहिक पूर्ति कम है, यानी कि जो वास्तविक एडी है, ठीक है, वो ये वाली है। यानी कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से जब ज्यादा होती है, इस स्थिति में जो गैप पैदा होता है उसी को हम बोलते हैं स्फीतिक अंतराल। तो बच्चों इस स्थिति में अत्यधिक मांग की स्थिति है, यानी कि ये स्थिति जो है वो अत्यधिक मांग की स्थिति है। अत्यधिक मांग की स्थिति क्यों है, क्योंकि पूर्ण रोजगार के स्तर पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। यानी कि वास्तव में हमें जितनी हमें चाहिए, यानी कि इतनी हमारी आवश्यकता थी, देखिए इतनी हमारी आवश्यकता थी, अगर हमारे पास इतनी एग्रीगेट डिमांड होती तो हमारा काम चल जाता, यानी कि ये हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी वांछित है, लेकिन वास्तविक एग्रीगेट डिमांड ज्यादा आ रही है। यानी कि जितनी हमें चाहिए पूर्ण रोजगार स्थापित करने के लिए एग्रीगेट डिमांड, वास्तविक एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है। यानी कि पूर्ण रोजगार स्थापित करने के लिए, पूर्ण रोजगार का क्या मतलब है, पूर्ण रोजगार का मतलब है इस स्थिति में डिमांड ऑफ लेबर बराबर है सप्लाई ऑफ लेबर के,
लेकिन जितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है, ये उत्पादन मान लीजिए 100 यूनिट का कर रहे हैं, लेकिन डिमांड आ रही है 120 यूनिट की। इसका मतलब इस स्थिति में कीमत बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, क्योंकि पूर्ण रोजगार तो स्थापित हो चुका है। इसका मतलब सभी लोग मिलकर केवल 100 वस्तु बना सकते हैं, उससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकते। लेकिन जो मांग आ रही है वो 120 की आ रही है, इसकी वजह से कीमत बढ़ने का प्रेशर पड़ेगा, और इसी की वजह से इसको स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। यानी कि इस स्थिति में जो गैप क्रिएट हुआ, किसके बीच में गैप क्रिएट हुआ, वास्तविक जीडीपी और वांछित जीडीपी में, उसी को हम बोलते हैं स्फीतिक अंतराल। और स्फीतिक अंतराल इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तविक जीडीपी ज्यादा है, वास्तविक एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। यानी कि जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए थी 100, हो 120, तो ये जो ज्यादा एग्रीगेट डिमांड आ गई है उसी की वजह से कीमतें बढ़ेंगी, और कीमत बढ़ने की वजह से इसी को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है बच्चों। इस स्थिति में अति पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर पाया जाता है। यानी कि इस स्थिति में संतुलन हुआ तो इसको बोलते हैं अति पूर्ण रोजगार संतुलन। यानी कि संतुलन की स्थिति में क्या पाया जाता है, अति पूर्ण रोजगार संतुलन पाया जाता है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि इसका क्या प्रभाव होगा, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि नहीं होगी बच्चों इस स्थिति में, क्योंकि अर्थव्यवस्था में डिमांड एंड सप्लाई बराबर है, और हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ऑलरेडी हम पूर्ण रोजगार पर पहुंच चुके हैं। तो क्योंकि हम पूर्ण रोजगार पर पहुंच चुके हैं, इसलिए उत्पादन में किसी भी प्रकार की वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी बच्चों, लेकिन ना ही रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी, केवल कीमतों में वृद्धि होगी, और हमारा जो वांछित स्टॉक है, जो डिजायरेबल स्टॉक है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो क्या कारण हो सकते हैं बच्चों इसका, या तो अर्थव्यवस्था में उपभोग का स्तर बढ़ गया हो, या निवेश का स्तर बढ़ गया हो, या सरकार ने ज्यादा खर्चा कर दिया हो। तो इसको दूर करने के लिए उपाय बताए, हालांकि उपाय आपको नहीं बताने हैं, लेकिन अगर आपको बताने हो, मान लीजिए बताने को आ जाए, तो आपको क्या बताना है, संकुचनवादी राजकोषीय नीति और संकुचनवादी मौद्रिक नीति के बारे में इसके डिस्कस कर सकते हो। वो हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है बच्चों। संकुचनवादी राजकोषीय नीति का मतलब है करों में वृद्धि करना, सार्वजनिक व्यय में कमी करना, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे और भी तरीके हैं, वो हमने सारे के सारे डिस्कस किए हुए। इसी तरीके से संकुचनवादी मौद्रिक नीति का मतलब बैंक दर को बढ़ाना और तरलता अनुपात को बढ़ाना। तो ये हम अलग से एक वीडियो डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ती है। फिलहाल आपको ये बताने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहां पर हमने आपको बताया सिंपल शब्दों में स्फीतिक अंतराल क्या होता है। स्फीतिक अंतराल उस स्थिति में पैदा होता है जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर कुल मांग कुल पूर्ति से कम हो, कुल मांग कुल पूर्ति से ज्यादा हो, गलत बोला मैंने। उस स्थिति पैदा होता है जब कुल मांग कुल पूर्ति से ज्यादा हो, यानी कि कुल मांग ज्यादा है और कुल पूर्ति कम है पूर्ण रोजगार के स्तर पर। इसको हम स्फीतिक अंतराल बोलते हैं, इस गैप को स्फीतिक अंतराल बोलते हैं। बच्चों अब तक हमने स्फीतिक अंतराल के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे अब स्फीतिक अंतराल या डिफ्लेशनरी गैप के बारे में। तो बच्चों डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है वो भी हम एक बार डायग्राम के माध्यम से ही आप बच्चों को समझा देते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था कि केंज का ये मानना था कि ये आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही संतुलन स्तर पर हो। तो मान लीजिए ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 45 डिग्री एंगल में बनी हुई है, और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। तो जो संतुलन बिंदु है वो ई है, लेकिन जो पूर्ण रोजगार का स्तर है वो ये वाला स्तर है, ये वाला एल पर, यानी कि ये पूर्ण रोजगार है। यानी कि इस स्थिति में ये जो स्थिति है ये फिर किसकी कहलाएगी, अपूर्ण रोजगार की। इसको हमने एक और वीडियो केंज की वीडियो में भी समझा रखा है, केंज के रोजगार सिद्धांत में। अब देखिए ये जो स्थिति है, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, यानी कि यहां पर आप देखेंगे तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एल है, जबकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बीएल है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम है। कौन से स्तर पर, पूर्ण रोजगार के स्तर पर। तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, अब क्योंकि डिमांड कम है इसलिए कीमतों में कमी का प्रेशर बनेगा, इसीलिए इस गैप को अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं, अविस्फीतिक या अपस्फीतिक अंतराल कहते हैं। इसका मतलब बच्चों हमें वास्तविक जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए थी वो इतनी चाहिए, ये हमारी रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर हमें पूर्ण रोजगार की स्थिति में संतुलन लाना है तो हमें इतनी एग्रीगेट डिमांड की आवश्यकता है, वांछित है ये।
लेकिन वास्तविकता में इतनी हमारे पास है। ठीक है बच्चों, तो और ये स्थिति को हम न्यून मांग या अल्प मांग के नाम से भी जानते हैं, या अल्प मांग भी कह देते हैं। यानी कि समझना क्या है बच्चों, समझना यह है कि अपस्फीतिक अंतराल से आशय उस स्थिति से है जिसमें पूर्ण रोजगार के स्तर पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम है, यानी कि मांग कम है पूर्ति ज्यादा है। और ये जो गैप क्रिएट हुआ है, क्योंकि मांग कम है इसलिए कीमतों के बढ़ने की टेंडेंसी पाई जाती है, कीमतों के घटने की टेंडेंसी पाई जाती है। इसकी वजह से इसको अपस्फीतिक अंतराल कहते हैं। यानी कि वास्तविक जितनी मांग की हमें आवश्यकता है, जितनी हमें आवश्यकता है, वास्तविक एग्रीगेट डिमांड उससे कम होती है। इस स्थिति में जो संतुलन स्तर होता है वहां पे अपूर्ण रोजगार होता है, इसीलिए इसको अपूर्ण रोजगार संतुलन भी कहते हैं। यानी कि केंज का ये मानना था कि पूर्ण रोजगार स्थिति में हमेशा संतुलन हो, ये आवश्यक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमें बता रखा है कि यहाँ पे जो संतुलन स्तर है वहां पे अपूर्ण रोजगार है, और पूर्ण रोजगार के स्तर पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम है। इस स्थिति में अपूर्ण रोजगार संतुलन पाया जाएगा बच्चों। तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, एक तो उत्पादन और रोजगार के स्तर में कमी आएगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड देखिए कम है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है। तो इससे क्या होगा, कुछ वस्तुएं बिना बिके रह जाएंगी, उत्पादक रोजगार का स्तर घटाएगा, उत्पादन का स्तर घटाएगा, और परिणाम स्वरूप कीमतों में भी कमी देखने को मिलेगी और स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा बच्चों इसके कारण की अगर हम बात करें तो हो सकता है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हम क्लोज इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में जो उपभोग का लेवल है वो कम हो, सरकारी व्यय का लेवल कम हो। इसीलिए केंज ने राजकोषीय नीति अपनाने का सुझाव दिए, यानी कि उन्होंने विस्तारवादी राजकोषीय नीति की बात की। तो इसको हम विस्तारवादी राजकोषीय नीति और विस्तारवादी मौद्रिक नीति के माध्यम से भी इसको दूर कर सकते हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे बच्चों। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि सरकार इसको विस्तारवादी राजकोषीय नीति और विस्तारवादी मौद्रिक नीति के माध्यम से भी दूर कर सकती है। लेकिन आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या समझते थे, फिर केंज का जो विचार है रोजगार के बारे में वो बताना है कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन हो, यह आवश्यक नहीं है, अपूर्ण रोजगार भी हो सकता है और अतिपूर्ण रोजगार भी हो सकता है। इसके बाद आपको स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल दो अलग अलग कंडीशनों को बताना है। आप चाहो तो इनके बीच में अंतर भी बता सकते हो, और सारा का सारा टॉपिक बच्चों यही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।